हुए प्रत्यक्ष खंड का हम विचार कर रहे थे। प्रत्यक्ष खंड में पहला प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, प्रत्यक्षम या प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया। प्रत्यक्ष ज्ञान का भी लक्षण बताया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य विज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और विषय के संपर्क से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। एक ईश्वर की प्रत्यक्ष में भी लक्षण जाए, ऐसा दूसरा लक्षण किया ज्ञानाकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञान करण नहीं है जिस ज्ञान का, ऐसा जो ज्ञान उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का, निर्विकल्पक और सविकल्पक। जिस ज्ञान में जो सब प्रकार निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, प्रकार रहित ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। सविकल्पक का लक्षण दिया, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, प्रकार सहित ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं। इस तरह से ज्ञान के भेदों का निरूपण करने के पश्चात अब इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं। तो इंद्रिय और जो विषय है उनके बीच में जो संयोग है, संबंध है, वो संबंध कितने प्रकार के हैं? ये शंका सहज होती है। संबंध तो है कैसा कैसा, जैसे द्रव्य द्रव्योर एव संयोग है, एक नियम है, दो द्रव्यों का ही संयोग होता है। जिनका संयोग है इनका प्रत्यक्ष होगा, लेकिन जिनका संयोग नहीं है ऐसे पदार्थों का भी कैसे प्रत्यक्ष होता है। तो इसी के विषय में कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोढ़ा षड्विध सन्निकर्ष, 6 प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु सन्निकर्ष षड्विध। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का है जो प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु है। आपको कल उन सब नजदीक पहले 5 संबंधों का विस्तृत रीति से निरूपण किया। उसमें संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेष विशेष भाव, ऐसे 6 सन्निकर्ष हैं। इन 6 सन्निकर्षों के द्वारा किस सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष होता है, यह विचार प्रस्तुत में दिया। और क्या पढ़ते थे हमको बोलो। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। संयोग संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावस्ति। इस तरह से कितने सन्निकर्ष बताए? 6 सन्निकर्ष। प्रत्यक्षेति तच्च प्रत्यक्षम। देखो प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु, ये जो मूल में पद दिया, तो प्रत्यक्ष कितने प्रकार का? प्रत्यक्ष 6 प्रकार का। एक प्रत्यक्ष, अच्छा, पहला है घ्राणज, दूसरा रासन, तीसरा चाक्षुष, चौथा त्वच, पांचवा है श्रौत्र और छठा मानस। ये 6 प्रत्यक्ष है। इन 6 प्रकार के प्रत्यक्षों का हेतु सन्निकर्ष है। प्रत्यक्षेति तच्च प्रत्यक्षम षड्विधम घ्राणजराक्षण चाक्षुष श्रौत्रत्वा च मानस वेदा। इस वेद से
प्रत्यक्ष 6 प्रकार का है। आगे ननु प्रत्यक्ष कारणीभूतेन्द्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष समानाधिकरण्य घटकः सन्निकर्षः कः इति दीक्षायां तम विभज्य दर्शयति प्रत्यक्षेति। अच्छा, यह देखो, एक आपके लिए थोड़ी शंका, अब थोड़े थोड़े शब्द बदलने लगे। ननु, ये सन्निकर्ष कौन सा है? शंका के लिए मैंने थोड़ा शब्द प्रयोग किया। ननु प्रत्यक्ष कारणीभूत, पहला पद लिया प्रत्यक्षी कारणीभूत, अर्थात प्रत्यक्ष का कारण रूप। प्रत्यक्षी कारणीभूत, प्रत्यक्ष का कारण रूपी। सन्निकर्ष कौन सा है? लेकिन कैसा? तो इन्होंने और एक पंक्ति, इतना तो पता चला ना। प्रत्यक्ष कारणीभूत अर्थात प्रत्यक्ष का कारण रूप, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण रूपी है ना, भूत का अर्थ हो गया। प्रत्यक्ष का कारण रूपी सन्निकर्ष कौन सा है? अर्थात प्रत्यक्ष का कारण जो संयोग बताया वो कौन सा है, ये पूछना है। लेकिन थोड़े शब्द डाले, इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटक। क्या लिखा? इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटक। ये सन्निकर्ष का प्रश्न पूछ रहे हैं। एक मिनट, इसमें एक पद दिया इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटक सन्निकर्ष कौन सा है? तो हमको पहले इस पंक्ति का ज्ञान अपेक्षित है। ये क्या है? इंद्रिय में रहने, इतना इसका सरल अर्थ लेना है। इंद्रिय में रहने वाला प्रत्यक्ष का सामानाधिकरण। इंद्रिय में रहने वाला प्रत्यक्ष का जो सामानाधिकरण है उसका घटक अर्थात अवयव सन्निकर्ष कौन सा है? ये हमको इसको समझने के लिए पहले इंद्रिय में क्या आना चाहिए? प्रत्यक्ष का सामानाधिकरण होना चाहिए। इसलिए आपको समानाधिकरण इन पदों का ज्ञान होना चाहिए। एक देख लीजिए, समानाधिकरण किसे कहते हैं? समानाधिकरण, इस पद का अर्थ है स्वाधिकरण, और समानाधिकरण म्हणजे स्वाधिकरण वृत्तित्व, इसको कहेंगे समानाधिकरण। उदाहरणार्थ जैसे
यहाँ पर आपने कभी धूम देखा है? दूर दूर आग देखिए, जहाँ जहाँ पर धूल होता है वहाँ पर आग होती है, जहाँ जहाँ आग होती है वहाँ पर धूल होता है। देखिए, तो दोनों का अधिकरण समान अधिकरण में एक ही जगह पर रहते हैं ना। देखो वन्य, उसका अधिकरण ये पाकशाला, और वहां पर रहता है धूम। तो यहाँ पर स्व से क्या लिया हमने? स्वम वन्य। स्व का अर्थात वन्य का अधिकरण पाकशाला, तो उसमें वृत्ति अर्थात कौन हो गया? धूम। तो ये दोनों एक अधिकरण में रहना, उसी को समान अधिकरण कहते हैं। एक अधिकरण में रहने वाले पदार्थों को समान अधिकरण कहते हैं। और समान अधिकरण में क्या है? एक अधिकरण में रहना है ना, रहना एक अधिकरण में रहना, ये समान अधिकरण में है। और एक अधिकरण में रहने वाला पदार्थ समान अधिकरण है ना। तो इसका वन्य का समान अधिकरण किसमें है? तो हमको क्या होना चाहिए? जहां पर प्रत्यक्ष रहता है उसी में इंद्रिय में रहने वाला किसका समान अधिकरण में होना चाहिए? प्रत्यक्ष का। अर्थात प्रत्यक्ष जिसमें रहता है उसमें इंद्रिय भी रहनी चाहिए। किसी भी संबंध से रहो, लेकिन हमको रहनी चाहिए, तब प्रत्यक्ष ज्ञान और इंद्रिय ये दोनों समानाधिकरण हो जाएंगे। जैसे अब देखो न्याय मत में ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान विषय का संबंध से, विषय का संबंध से विषय में रहता है। अब जैसे हमको ज्ञान हो गया घट, घट यह ज्ञान हुआ, यह ज्ञान विषय का संबंध से घट इस पदार्थ में रहेगा। ये विषय आत्मा में भी रहता है, लेकिन समवाय संबंध से। ये ज्ञान समवाय संबंध से आत्मा में रहता है। यही ज्ञान विषयता संबंध से किसमें रहता है? घट में रहता है। इतना समझ में आया? इसी घट में यह हमारी चक्षु का घट के साथ संयोग है ना, तो चक्षु संयोग संबंध से घट में रहता है। चक्षु संयोग संबंध से घट में रहता है। और घट ज्ञान है ना, घट ज्ञान विषय का संबंध से घट में रहता है। तो दोनों का अधिकरण एक हुआ कि नहीं? हाँ, तो देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान, देखो इन प्रत्यक्ष का अधिकरण क्या हो गया? घट। उसमें कौन रह रही है? चक्षु है कि नहीं? तो देखो समानाधिकरण ये चक्षु बन रही है। समानाधिकरण जो होगा उसमें समानाधिकरण में ये वृत्तित्व ये धर्म रहेगा। तो देखो स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका अधिकरण घट, उसमें वृत्ति हो गई चक्षु। तो घट का प्रत्यक्ष घट ज्ञान का अर्थात प्रत्यक्ष का समानाधिकरण्य किसमें रहा? इंद्रिय है ना, समानाधिकरण।
यानी अर्थात दोनों एक अधिकरण में रहा। प्रत्यक्ष ज्ञान जिस अधिकरण में रहता है उसी अधिकरण में इंद्रिय को भी रहना पड़ेगा, तभी प्रत्यक्ष का समानाधिकरण इंद्रिय और इंद्रिय का समानाधिकरण ये। जैसे हम यहाँ पर है, मैं आपका समानाधिकरण हूँ कि नहीं? नहीं, क्योंकि हमारा चटाई अलग है और आपकी चटाई अलग है। ये जो इस चटाई में बैठे हुए जितने वे समानाधिकरण है, अर्थात इसका समानाधिकरण आप में, आपका समानाधिकरण इनमें है ना। अर्थात इसका समानाधिकरण उसमें, उसका समानाधिकरण इसमें होता है, तो ये समानाधिकरण हो गया। वैसे ही इंद्रिय में रहने वाला प्रत्यक्ष का समानाधिकरण अर्थात इंद्रिय का यहाँ पर रहना। अब ये समानाधिकरण इंद्रिय कैसे बने? क्योंकि इंद्रिय किसी न किसी संबंध से विषय में आई, लेकिन इसका घटकीभूत अर्थात ये समानाधिकरण का ये अवयव रूप ये जो संबंध है, जिस संबंध से इंद्रिय विषय में रहती है, क्या जिस संबंध से इंद्रिय विषय में रहती है वो संबंध कौन सा है? ये क्योंकि ये तो विषय तो ज्ञान तो कभी भी विषय में विषयता संबंध से रहेगा, लेकिन इंद्रिय विषय में आते समय उसका संबंध बदल जाता है ना। तो यहाँ पर संयोग है, रूप में होगा तो वही इंद्रिय संयोग रूप में संयुक्त समवाय संबंध से जाएगा। तो इसलिए ये इनका इंद्रिय में रहने वाला जो प्रत्यक्ष, इंद्रिय में रहने वाला प्रत्यक्ष का जो समानाधिकरण उसका घटक अर्थात अवयव रूप संबंध कौन सा है, यह प्रश्न हुआ। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा सह पढ़ोगे, ये लिख कर रखना, लेकिन ये आपको ध्यान में रहने के लिए, तो फिर बाद में ध्यान में नहीं रहता। आगे पढ़ो। सन्निकर्षः इत्यपेक्षाया तम विभज्य दर्शयति। ऐसी इच्छा हो गई कि ये सन्निकर्ष यह कौन सा है? प्रत्यक्ष के ज्ञान है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान का समानाधिकरण इंद्रिय में रहने वाला इंद्रिय निष्ठ से प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्यस्य यह घटकीभूत सन्निकर्ष है, वो कौन सा है? ये शंका होने के पश्चात यदि अपेक्षायाम ऐसी अपेक्षा इच्छा होने पर उस सन्निकर्ष को विभाग करके बताते हैं, विभाग पूर्वक उसका निरूपण करते हैं। तब क्या बताने जा रहा है तो देख लीजिए कितना सन्निकर्ष है। प्रत्यक्षति लौकिक प्रत्यक्ष का अर्थात लौकिक प्रत्यक्ष का, लौकिक ईश्वर का। देखो दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। ये लौकिक प्रत्यक्ष का कारणीभूत सन्निकर्ष कौन सा है ये पूछ रहे हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकार का है, और आगे उसके लिए सन्निकर्ष वगैरह योग ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान इत्यादि जो ज्ञान होता है वे सभी अलौकिक प्रत्यक्ष में आते हैं। उसका यहाँ पर निरूपण नहीं होगा, लौकिक प्रत्यक्ष का है। तो देखिए क्या बोलिए। प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष तीर्थ। आगे अरे आगे घटादि प्रत्यक्ष का सन्निकर्ष। पहला सन्निकर्ष बताने जा रहे हैं संयोग सन्निकर्ष। पहले सब सन्निकर्षों के निरूपण के पश्चात एक एक का निरूपण करेंगे। इनमें प्रथम जो संयोग सन्निकर्ष है उससे कैसे प्रत्यक्ष होता है इसका निरूपण करेंगे। देखिए
घटादि प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षः, यही है। घटादि प्रत्यक्ष कह सन्निकर्ष, हाँ कह सन्निकर्ष चक्षुषा घट प्रत्यक्ष बोलो। घटादि प्रत्यक्ष कह सन्निकर्ष चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जननी संयोग ये सन्निकर्ष। उसमें जो कह सन्निकर्ष आगे जो लिखा है ना ऊपर का, वो मूल का नहीं होता है, वो तो ऐसे लिखा हुआ है। ये जो मूल है वो सीधा पढ़ना है तो पता चलता है। तो आपको उच्चारण घटादि प्रत्यक्ष कह सन्निकर्ष, फिर ऐसा उच्चारण करना पड़ता तो अर्थ पता चलता है। तो घटादि प्रत्यक्ष कह सन्निकर्ष कुछ पता ही नहीं चलता किसके क्या क्या साथ जोड़ा है। उच्चारण भी पढ़ने वालों को सोच समझ करके क्या है क्या नहीं ये ध्यान में देकर करना चाहिए। अब यहाँ पर घटादि प्रत्यक्ष में जो सन्निकर्ष है वो सन्निकर्ष बता रहे हैं चक्षुषा प्रत्यक्ष जननी। क्या लिखा? चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जननी प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। अर्थ क्या होगा? चक्षुषा अर्थात नेत्र के द्वारा घट के प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में, जनने आघात उत्पत्ति में, चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में संयोग सन्निकर्ष है। आपको कल ही बताया था चक्षु के द्वारा घट का जो प्रत्यक्ष होता है और संयोग सन्निकर्ष से होता है। ठीक, इतना ही है। अर्थात किसी भी द्रव्य का हमें चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होना है तो आप संबंध संयोग ही है। आगे पढ़ बताते संयोग संयोग उदाहरति तथा चाक्षुषे तथा च द्रव्य चाक्षुष त्वाच मानसशेषु संयोग एवं सन्निकर्ष। अर्थात द्रव्य के द्वारा द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान, दूसरा द्रव्य का त्वच ज्ञान और आत्मा का मानस मन के द्वारा होने वाला ज्ञान है ना। यही चक्षु के द्वारा द्रव्य का ज्ञान होना है उसे चाक्षुष ज्ञान, द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान, द्रव्य का त्वच ज्ञान और द्रव्य का मानस ज्ञान। इन तीनों के लिए एक ही संबंध कारण है संयोग। तीन ही इंद्रियों के द्वारा द्रव्य का ज्ञान होता है। तो इंद्रिय के द्वारा, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा और मन के द्वारा। मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है तो द्रव्य का चाक्षुष ज्ञान, द्रव्य का त्वच ज्ञान और द्रव्य का मानस ज्ञान। इनके लिए कौन सा संबंध कारण है? संयोग। द्रव्य के ज्ञान के लिए संयोग संबंध कारण है। संयोग एवं सन्निकर्ष इति भावः। अब द्रव्य के प्रत्यक्ष के बाद द्रव्य में रहने वाला जो गुण की जाति है, जैसे घट है, घट में गुण रहता है, रूप की जाति रहती है, घटत्व। इनके प्रत्यक्ष लिए क्या, प्रत्यक्ष के लिए क्या कारण है वो आगे बताते हैं। घट रूप प्रत्यक्ष जननी संयुक्त, बोला घट रूप प्रत्यक्ष जननी संयुक्त समवायः सन्निकर्षः। संयुक्त समवायः सन्निकर्षः। देखिए कैसे घट रूप, अगर नेत्र के द्वारा घट के रूप का प्रत्यक्ष होना है। किसका? घट के रूप के प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। तो देखो चक्षु संयुक्त तो कौन हो गया? घट। चक्षु संयुक्त घट और उसका समवाय किसमें गया? रूप में। तो घट के रूप के प्रत्यक्ष में
कौन सा सन्निकर्ष कारण है? संयुक्त समवाय। पहली था घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। क्यों? कर दे चक्षु संयुक्त घटे, चक्षु के साथ संयुक्त कौन हो गया? घट। उसमें रूप से समवाया, उसमें है ना चक्षु संयुक्त हो गया घट। चक्षु संयुक्त घट में रूप का समवाय संबंध होने से चक्षु संयुक्त घट में रूप का समवाय संबंध है, इसलिए चक्षु के द्वारा घट के रूप के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष है? संयुक्त समवाय। ठीक, यहाँ पर भी मूल में चक्षुषा पदकृत्य में कहते घटरूपेति, है ना? यह लिखा घटरूपेति चक्षुषेति अनुसज्जते, अर्थात ये जो मूल लिखा है ना, मूल में यहाँ से आरंभ किया घटरूप प्रत्यक्ष जननी, उसके पहले चक्षुषा ये रखना है। चक्षुषा घटरूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, यह ऐसा अन्वय करना है। अर्थात चक्षु के द्वारा घट के रूप के प्रत्यक्ष के लिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त जो घट, उसमें घट के रूप का समवाय संबंध है, इसलिए रूप के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। तो इन्होंने आगे एक नियम बनाया, जैसे ऊपर हमने बताया था ना पहले, द्रव्य के ये पंक्ति कंठस्थ करनी है। कौन सी? द्रव्य चक्षुष त्वच मानसेषु संयोग एवं सन्निकर्ष, पदकृत्य की पंक्ति कंठस्थ करनी है, परीक्षा में आ सकती है। उसी प्रकार इस प्रस्तुत में आया द्रव्य समवेत चाक्षुष त्वच मानस रासन घ्राणजेषु संयुक्त समवाय एवं सन्निकर्ष इत्यर्थ। इस पंक्ति को भी कंठस्थ करा। इन्होंने क्या बताया? द्रव्य समवेत अर्थात द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला जो कोई भी है, उसके चाक्षुष प्रत्यक्ष में, रासन प्रत्यक्ष में, घ्राणज पक्ष में, त्वच प्रत्यक्ष में, मानस प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। तो देखो, ये हमने नेत्र का बताया। इसी घट में नेत्र हो गया, घ्राण, घट में गंध आता होगा, तो घट में रहने वाले गंध का प्रत्यक्ष भी किस संबंध से होगा? संयुक्त समवाय। घट में रहने वाला रस, उसका प्रत्यक्ष भी किसके संबंध से होगा? संयुक्त समवाय। घट में रहने वाला स्पर्श किस संबंध से प्रत्यक्ष होगा? संयुक्त समवाय। मन के द्वारा नहीं होगा, मन के द्वारा केवल आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। इस तरह से चक्षु के द्वारा, घ्राण के द्वारा, रसना के द्वारा, त्वगेंद्रिय के द्वारा अपने अपने गुणों का जो प्रत्यक्ष होता है वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होता है, क्योंकि गुण सभी द्रव्य में रहते हैं। द्रव्य में गुण समवाय संबंध से रहते हैं, इसलिए पहले इंद्रिय का संयोग द्रव्य से होगा, फिर द्रव्य से लेकर अपने गुणों के साथ संबंध होगा। इसलिए द्रव्य में रहने वाले, द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले गुणों के प्रत्यक्ष के लिए संयुक्त समवाय संबंध कारण है। ये इसका संज्ञा। इसके पश्चात अब ये घट रूप है, रूप में भी रूपत्व रहने लगा। अब ये रूपत्व के प्रत्यक्ष के प्रति
कौन कारण है? संयुक्त समय तो लिखा रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, रूपत्व रूपी जो सामान्य है ना जाति, रूपत्व रूपी जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। कौन सा सन्निकर्ष है? संयुक्त समवेत समवाय। क्यों? लिखा चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम। देखो चक्षु संयुक्त घट में रूप समवाय समवेत है, अर्थात समवाय संबंध से रहता है। तत्र अर्थात रूप में रूपत्व समवाय संबंध से रहता है, इसलिए चक्षु संयुक्त समवेत समवाय संबंध से रूपत्व का प्रत्यक्ष होता है। ठीक, इसको ध्यान में रखिए। फिर बाकी